हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं ए के सैनी वेलकम करता हूं आपका मैक ऑनलाइन लेक्चर्स पर। आज मटेरियल साइंस के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में अपनी पिछली फेज डायग्राम की डिस्कशन को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं लेड टिन फेज डायग्राम। देखिए, मैंने जो पिछली बार आपको फेज डायग्राम एक्सप्लेन किया था, पिछली 3-4 वीडियोस उसी के ऊपर डेडिकेट थी। बहुत सारे फिनोमिना मैंने आपको उसमें से समझाए हैं बड़े अच्छे से। वो हमने रेफरेंस लिया था कॉपर निकल फेज डायग्राम का। बाइनरी डायग्राम है, ये भी बाइनरी डायग्राम है, यानी इसमें दो चीजें हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, लेड और टिन। लेकिन वहां कॉपर निकल फेज डायग्राम था, वो आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम है, आइसोमॉर्फस बाइनरी फेज डायग्राम। ये आइसोमॉर्फस नहीं है, ये है यूटेक्टिक बाइनरी फेज डायग्राम। यहां ये इंपॉर्टेंट बात है, आप समझ लीजिए, 1 मिनट में आपको समझा देता हूं। आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम का मतलब ये है कि वहां पे लिक्विड फेज में भी, सॉलिड फेज में भी, दोनों के दोनों कंपोनेंट्स कंप्लीटली सॉल्यूबल मिजिबल हैं, एक दूसरे से कंप्लीटली सॉल्यूबल हैं, चाहे लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करें चाहे वो सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करें। वो है आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम। यहां पे ये जो लेड टिन आपको नजर आ रहा है, ये अलॉय जो फेज डायग्राम एग्जिबिट करता है वो आइसोमॉर्फस नहीं होता, उसको हम कहते हैं यूटेक्टिक फेज डायग्राम। तो ये बाइनरी सिस्टम का जो हमारे पास फेज डायग्राम है, ये यूटेक्टिक फेज डायग्राम है, और जिसका मतलब सीधा सा है कि लिक्विड फेज में तो दोनों आपस में अच्छे से घुल मिल रखे हैं, कंप्लीटली आपको विजिबिलिटी नजर आती है, बट सॉलिड फेज में दे आर पार्शियली सॉल्यूबल इन सॉलिड फेज। तो यहां पे इस डायग्राम में आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखिए, 100% लेड की लाइन ये रही, 100% टिन की लाइन ये रही। देखिए, इसमें डायग्राम में जो एक फिजिकली ऊपर से आपको चीजें नजर आती हैं, वो कैसे काम करती हैं, क्या है वो सब कुछ, वो अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देख लोगे उसमें सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो अननेसेसरली मैं उसको यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाला कि सॉलिडिफिकेशन क्या है, कैसे होता है, सब कुछ वो आप पिछली वीडियोस देख लीजिए। लिंक्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, उसको देखिए, तभी आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी, नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आपका। यहाँ मैं आपको सिर्फ लेड टिन में जो नई चीजें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, 100% लेड का मतलब ये है कि इसमें टिन नहीं है, और 100% टिन का मतलब है इसमें लेड नहीं है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों अलॉय को रिप्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि अलॉय में दो चीजें होना तो जरूरी है कम से कम। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों लाइंस को अगर छोड़ दें तो बीच का जितना रीजन है वो अलॉय को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसमें कुछ परसेंटेज लेड, कुछ परसेंटेज टिन की, इतना आप जान लीजिए। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टिन बढ़ रहा है, इसका मतलब इधर को टिन बढ़ता चला जाएगा। 18% यहाँ पे क्या है, टिन है 18%, तो बाकी का जो आपके पास 82% बचता है वो क्या है, लेड है। आगे आगे लेड कम होता चला जाएगा, 62% हो गया टिन, फिर उसके बाद 97% हो गया टिन, 3% बचता है लेड। तो ये कौन कौन से पॉइंट है इस फेज डायग्राम में, यहां से प्रोजेक्शन ले लीजिए, यही पॉइंट्स पे परसेंटेज बता रहा है। 18% टिन है, यहाँ पे 62% टिन है, और यहाँ पे 97% टिन है, बाकी लेड बच रहा है। Sn इज टिन, Pb इज लेड, ठीक है, ओके। यहाँ पे इसके ऊपर का जो आपको रीजन नजर आ रहा है, ये सारा का सारा लिक्विड रीजन है। यहाँ पे अलॉय लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के ऊपर का जो रीजन है वो सारा लिक्विड है। इसका मतलब अगर अलॉय सपोज इस टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे किसी भी कंपोजिशन का आप ले लीजिए तो वो लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा अलॉय। तो यहाँ 327 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर स्केल है, दिस इज टी स्केल, टेम्परेचर स्केल इन डिग्री सेल्सियस। सो 327 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है, और ये जो आपको एक सीधी लाइन नजर आ रही है, यहाँ का टेम्परेचर 183 डिग्री सेल्सियस है, और इधर यहाँ पे टेम्परेचर 232 डिग्री सेल्सियस इस पॉइंट पे है। तो ये है आपके पास लेड टिन फेज डायग्राम। यहाँ जो नई बात है वो नंबर 1 बात क्या है कि ये यूटेक्टिक फेज डायग्राम है, आइसोमॉर्फस नहीं। और उसका मतलब क्या है, लिक्विड फेज में जब दो चीजें रहेंगी तो वो कंप्लीटली मिजिबल हैं, डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है, असंभव है कि कौन सा लेड है, कौन सा टिन है, कौन सा क्या है, कौन सा नहीं। लेकिन जब सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करेगा तो उसमें कंप्लीटली मिजिबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे देखिए, आपके पास सॉलिड फेज में, यानी कि नीचे नीचे आपके पास दो सॉलिड फेज
एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनको हम नाम देते हैं अल्फा फेज और बीटा फेज। ये अल्फा फेज है इसके अंदर और इसके इधर राइट में बीटा फेज एग्जिस्ट करता है। ये दोनों ही सॉलिड फेज हैं और दोनों सॉलिड हैं तो अलग अलग क्यों है? क्योंकि दोनों की माइक्रो स्ट्रक्चर अलग अलग है। जब भी माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है तब हम एक नया फेज उसको नाम देते हैं, क्योंकि वो दोनों सेम नहीं है। दिखने में ये भी सॉलिड नजर आएगा, ये भी सॉलिड नजर आएगा, रंग रूप बाहर से एक जैसा नजर आ सकता है, लेकिन भीतर से माइक्रो स्ट्रक्चर में फर्क है। इसी वजह से इसका अलग नाम दिया गया, उसका अलग नाम दिया गया। तो सॉलिड फेज में यहां पे आपके पास अल्फा फेज भी आता है, बीटा फेज, यानी कि दो अलग अलग फेज दिखाई पड़ते हैं। अल्फा फेज क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो, सॉलिड सॉल्युबिलिटी ऑफ टिन इन लेड। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट आगे की तरफ बढ़ रहे हो, परसेंटेज ऑफ टिन बढ़ती चली जा रही है, परसेंटेज ऑफ लेड कम होती चली जा रही है। तो ये अल्फा फेज ये क्या बता रहा है आपको? देखो, परसेंटेज ऑफ टिन बढ़ रही है, इसका मतलब है ये सॉलिड सॉल्युबिलिटी बताता है किसकी? टिन की, लेड में, क्योंकि यहां 100% लेड था। तो लेड में टिन कितने परसेंट सॉल्यूबल है? सॉलिड फेज में सॉलिड सॉल्युबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, वो अल्फा फेज बताता है आपको। ऐसे बीटा फेज इधर, क्योंकि यहां पे 100% टिन के ये पास में है, तो उसमें लेड कितने परसेंट सॉल्यूबल हो सकता है? सॉलिड फॉर्म में लेड कितने परसेंट उसमें जा सकता है? सॉलिड सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड किसमें? टिन में, इन टिन। तो ये बीटा फेज आपको बताता है। ये दो फेज माइक्रो स्ट्रक्चर में अलग अलग हैं और इन दोनों के सिग्निफिकेंस क्या है ये मैंने आपको यहां पे बता दिया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन इसमें आप नोट कर सकते हो वो क्या है? आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम में जो कॉपर निकल का हमने डायग्राम स्टडी किया था, वहां पे आपको मशी रीजन मिलता था। याद होगा आपको, वो वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। मशी रीजन वहां पे आपको नजर आता था। कहने का मतलब लिक्विड जब सॉलिड में जाता है तो एक मशी बेल्ट से होके गुजरता है, एकदम से लिक्विड कभी भी सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता था। अलॉय की हम बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम साइड्स को छोड़ दीजिएगा, सिर्फ अलॉय की मैं बात कर रहा हूं, प्योर की नहीं। तो अलॉय में लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो एक मशी रीजन के थ्रू पास होकर सॉलिडिफाई होता है, जिसमें आपके पास प्राइमरी डेंड्राइट, सेकेंडरी डेंड्राइट्स, वो सब कुछ चीजें आती थी जो मैंने समझाई थी। यहाँ पे भी वही चीज है। यहाँ पे भी क्या है? ऊपर लिक्विड है, नीचे ये सॉलिड का रीजन है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। तो लिक्विड टू सॉलिड जब वो होता है तो यहाँ पे भी मशी रीजन आते हैं, नो डाउट आते हैं, लेकिन पूरे डायग्राम में एक जगह ऐसी आती है जहां पे वो मशी रीजन नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट इस चीज में है, उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। उससे पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए यहां कौन कौन से फेज किस प्रकार से एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहां पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यहां अल्फा है। तो अगर आपने इसमें देखना है कि इस रीजन में वो अलॉय किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ अल्फा और कुछ लिक्विड आपको मिलेगा। एल में लिक्विड के लिए लिख रहा हूं क्योंकि देखिए इधर लिक्विड है, इधर अल्फा है, तो बीच में क्या है? ट्रांजिशन जोन है ना, तो अल्फा प्लस लिक्विड दोनों ही रहेंगे। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये बीटा है, ये अल्फा, ये पूरे में इधर अल्फा है, इधर बीटा है, तो ये पूरा जो सॉलिड फेज है वो अल्फा प्लस बीटा का होगा। अल्फा भी रहेगा, बीटा भी रहेगा, परसेंटेज वेरी करती चली जाएगी जैसे आप इधर उधर मूव करोगे। तो और यहाँ पर ये लिक्विड है, इसके इस तरफ और इसके इस तरफ बीटा है, तो यहाँ पे लिक्विड प्लस बीटा का फेज एग्जिस्ट करेगा। इस प्रकार से ये चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी। और मैं जो बात कर रहा था कि वो एक पॉइंट कौन सा है जहां पे आपको मशी जोन नहीं मिलेगी, जो कि इंपॉर्टेंट है चीज इसमें समझने के लिए, देखिए ध्यान से, वो है 62% वाला ये पॉइंट, दिस पॉइंट, इसको मैं नाम दे देता हूं पॉइंट ई, पॉइंट ई। तो यही वो पॉइंट है ई, और इस पॉइंट को ई क्यों लिखा? क्योंकि ई इज यूटेक्टिक पॉइंट, यूटेक्टिक पॉइंट इन फेज डायग्राम। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा कोई भी पॉइंट कॉपर निकल फेज डायग्राम में कहीं पे भी नहीं था, लेकिन यहां पे वो यूटेक्टिक पॉइंट आपको एक मिल रहा है। कहां पे मिल रहा है? इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर 62% आपके पास क्या है? टिन है, तो 62% टिन वाला अलॉय और बाकी कितना बचा? 38% लेड, 38% लेड, 62% टिन। ये कंपोजिशन वाला जब आप अलॉय लेते हो, लिक्विड फॉर्म में लेते हो यहां कहीं, और उसको फिर आप ठंडा करना शुरू करो, ठंडा करना शुरू करो, उसमें से हीट निकाल के, जब वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो बीच में मशी जोन आती थी, लेकिन यहां पे बीच में मशी जोन नहीं आ रही। देखो ध्यान से, अगर मान लो आप 62% टिन 38% लेड वाला अलॉय आपने ले लिया और उसको आप हीट अप करके ऊपर वाले टेम्परेचर तक आपने कहीं उसको पहुंचा दिया पॉइंट पी पर, फिर आप उसको नीचे लाना शुरू करो,
ठंडा करके उसमें से हीट निकाल के उसको कूल करना शुरू कीजिए। तो कूल करते करते जैसे ही वो पॉइंट ई पर आएगा तो ई पॉइंट के बाद कोई मशी जोन नहीं है कि लिक्विड भी रहे सॉलिड भी रहे, नहीं, वहां डायरेक्ट सॉलिडिफिकेशन हो रही है, लिक्विड अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट हो रहा है। इसके नीचे अल्फा प्लस बीटा, इसके ऊपर लिक्विड। तो इसकी यही इंपॉर्टेंस है इस यूटेक्टिक पॉइंट पे हो क्या रहा है, लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद टू सॉलिड फेज अल्फा एंड बीटा। तो लिक्विड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सॉलिड में। ध्यान दीजिए, लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब है विद नो मशी रीजन और जोन इन बिटवीन। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट बात है कि लिक्विड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, कोई मशी जोन बीच में नहीं आ रही उस पॉइंट के ऊपर। किस पॉइंट के ऊपर, जिसको हम नाम दे रहे हैं यूटेक्टिक पॉइंट के ऊपर। लेकिन इससे होगा क्या, इससे हमें क्या मिल रहा है, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, जो मैंने अब तक आपको समझाया। चलिए मैं आपको वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, 1 मिनट में आप समझ जाओगे। ध्यान दीजिए, मान लो आपने 250-300 डिग्री तक उसको हीट किया था, अब उसको आप ठंडा करने लग गए। तो ठंडा करते करते जब वो 183 डिग्री सेल्सियस पर आया तो इस टेम्परेचर पर पहुंचते ही वो इक्विलिब्रियम में आ गया सॉलिड फेज के साथ। अब हल्का सा टेम्परेचर ड्रॉप, हल्का सा 1 डिग्री करते ही वो एकदम से कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा बीटा, यानी सॉलिड फेज में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दलदल नहीं, कोई मशी रीजन नहीं। और इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब भी आप मटेरियल को सॉलिडिफाई करते हो, लिक्विड से अलॉय को ठंडा करते करते सॉलिड में कन्वर्ट करते हो, तो आपको श्रिंकेज देखने को मिलती है, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज होता है। क्योंकि लिक्विड ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है इन जनरल, सॉलिड कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो वही सारा लिक्विड, उतने ही केजी लिक्विड, जब वो उतने ही केजी सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो आपको श्रिंकेज नजर आती है, श्रिंक कर गया वो मटेरियल। तो उस श्रिंकेज की वजह से डिफेक्ट्स आते हैं कास्टिंग वगैरह में, तो उसको कंपनसेट करना बहुत जरूरी है, जिसकी आप जानते होंगे कि हम उसको कंपनसेट कैसे करते हैं, बाहर से एक्स्ट्रा लिक्विड प्रोवाइड करके। वही मोल्टन मटेरियल अलॉय का और ज्यादा हमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन यहां पे एक बात आप समझ लीजिए, जब मशी जोन आती है, जैसा मैंने पिछली वीडियोस में समझाया था कॉपर निकल डायग्राम में, तो मशी जोन में हो क्या रहा है, दलदल जैसी सिचुएशन है। यहां पे डेंड्राइट, यहां पे डेंड्राइट, यहां पे डेंड्राइट, जगह 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 पे आपको सॉलिड मिल गए, बीच बीच में लिक्विड, जगह जगह सॉलिड। तो ऐसी एक नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड का जो स्ट्रक्चर है मशी रीजन के अंदर, उसमें जगह जगह आपको वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज देखने को मिलेगी। तो उसको आप कैसे कंपनसेट करोगे, वो 100% श्रिंकेज को कंपनसेट करना बड़ा ही इम्पॉसिबल सा काम है, नहीं हो पाता, और उसकी वजह से डिफेक्ट्स रहते हैं मटेरियल में सॉलिड होने के बाद। लेकिन यहां पे अगर वो 62% टिन और बाकी 38% लेड वाला अलॉय होता और कहीं वो आप तैयार कर रहे होते, तो उसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि मशी जोन ही नहीं बनेगी, कोई आपको वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज ही नजर ऐसी नहीं आएगी। जो आएगी एक जैसी नजर आएगी, उसको आप इमीडिएटली कवर अप कर सकते हो काफी हद तक। लेकिन जगह जगह जो श्रिंकेज आती थी उसको कवर अप करने की, उसको कंपनसेट करने की प्रॉब्लम थी, वो मशी रीजन में ही आती है। यहां मशी रीजन नहीं है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, श्रिंकेज आई, लेकिन जो एक तरफ से यूनिफॉर्म श्रिंकेज आई बाहर से, मटेरियल प्रोवाइड करके हम उसको कंपनसेट इजीली कर सकते हैं, वहां नहीं कर सकते थे। तो यही इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है यूटेक्टिक पॉइंट की, और ये यूटेक्टिक फेज डायग्राम है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिए टेक्निकल कम्युनिटी में, और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए अगर अब तक नहीं किया। बहुत सारी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, अलग अलग फील्ड्स में, आप उनको देखिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, मुझे फीडबैक दीजिए, रिस्पांस दीजिए। आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी अपनी इंप्रूवमेंट के लिए भी और आप क्या चाहते हो उसके लिए भी। सो थैंक यू वेरी मच।